आदाब। आज डायरेक्टर जनरल पुलिस दिलबाग सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कश्मीर में की और वहाँ पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि 22 आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज़ किया है जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ की कोऑर्डिनेशन के साथ ये सारे का सारा काम हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये 5 टॉप कमांडर मारे गए हैं और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये कि 2 दिनों में 9 आतंकवादियों को फ़ौज ने मार गिराया है। कितनी बड़ी सफलता है ये। लेकिन इस सफलता के साथ साथ में ये एनकाउंटर्स भी हो रहे हैं और आतंकियों को जहां मौका मिलता है वहां पर वो भी फौज पर प्रहार करते हैं। आखिरकार कब थमेगा ये सारा सिलसिला और कब आतंकवाद मुक्त होगा जम्मू कश्मीर, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के स्टेट जनरल सेक्रेटरी और पूर्व मंत्री सुनील शर्मा। सुनील जी, सबसे पहले तो 22 आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज करना, 5 कमांडर, 9 आतंकवादी 2 दिन में मारे जाना, कैसे देखते हैं सारी डेवलपमेंट को? जुनैद साहब, पहले तो आपका मैं शुक्रिया करूंगा। आज एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा ही विशेष प्रश्न आपने पूछा है। 22 आतंकवादी 24 घंटे में मारे गए। ये सुरक्षा बलों के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है और जो ग्राउंड पे लड़ते हैं, जो सिपाही मेहनत करके इस देश की रक्षा के लिए, वहाँ के मासूम लोगों की रक्षा के लिए पूरी रात खड़ा रह के सुबह जब एनकाउंटर लड़ता है तो जब उसे इस प्रकार की जीत हासिल मिलती है तो एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और इसके साथ साथ देश में जितनी भी राष्ट्रभक्त जनता है उनका हौसला भी बुलंद होता है और एक जीत के रूप में उसे प्रकट भी किया जाता है। लेकिन हाशमी साहब, मैं आज आपको बहुत ही टेक्निकल 2 विक्ट्रीज़ के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा। इसमें जो टेक्निकल विक्ट्री है, एक तो जनरल हम कहते हैं कि आतंकवादी मर गया तो बहुत बड़ी खुशी है जी, विक्ट्री है जी, ऐसा है। लेकिन जो टेक्निकल चीज़ें, इनमें मैं आपकी तवज्जो लाना चाहूँगा। देखिए, शोपियां एक ऐसा ज़िला है कश्मीर का जो बहुत ही मिलिटेंसी इन्फेस्टेड ज़िला है, जिसमें बहुत ज़्यादा पैदावार रहती है टेररिस्ट्स की, और जितना भी फॉरेनर्स आता है वो वहीं से ऑपरेट करता है। पिछले 22 दिनों की बात, 22 नहीं, मुझे लगता है 22 मई का वो दिन था। 22 मई से लेके आज 8 जून तक ये 2 हफ्ते में 22 मिलिटेंट्स, इंक्लूडिंग 1 मिलिटेंट हु वाज किल्ड इन राजौरी कालाकोट, उसके समेत 22 मिलिटेंट। और सारा अगर 2020 का आंकड़ा जो हमें मिला है वो कोई 88 मिलिटेंट का है। तो जुनैद साहब, इन सब का जो ऑपरेशनल एरिया है ये साउथ में है और इनका जो, जिसका हम कंट्रोलिंग एरिया कहते हैं, जहाँ से संचालित होता है, वो शोपियां है। अब शोपियां में जो ये रेबन में कल वाला इनकाउंटर हुआ जिसमें 5 टेररिस्ट वहाँ पे मारे गए, और आज मुझे लगता है पंजूरा में, ये गांव पंजूरा है, ये शोपियां के टाउन में ही आता है, जबकि रेबन कुलगाम और शोपियां के बॉर्डर पे आता है। इन दोनों एरियाज़ में, चाहे रेबन की बात करें चाहे हम पंजूरा की बात करें, इन्हें बड़ा ही गढ़ माना जाता है मिलिटेंट्स का। गढ़ इसलिए वहाँ पे लोकल सपोर्ट इनको बहुत ज़्यादा थी, लोकल कोऑपरेशन इनको बहुत ज़्यादा थी, और बहुत ज़्यादा हार्डकोर ओवरग्राउंड वर्कर्स वहाँ पे थे। तो ऐसी जगह पे, ऐसे गढ़ में जहाँ पे हार्डकोर और ओवरग्राउंड वर्कर्स हो, जहाँ पे इनकी सपोर्ट हो, पब्लिक सपोर्ट, ऐसी जगह पे मिलिटेंट्स का मरना और 24 घंटे में 9 टेररिस्ट वहाँ पे गिर जाना, ये एक बहुत बड़ी सुरक्षा बलों के लिए उपलब्धि है। वो मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि कहीं न कहीं वहाँ पे लोकल सपोर्ट मिलने के बाद ही ये टेररिस्ट मारे गए होंगे। ऐसे अचानक ही कोई ख्वाब नहीं आता है कि यहाँ पे है। तो दैट मीन्स कि वो हार्डकोरनेस कहीं न कहीं वीक हुई है, कहीं न कहीं कश्मीरी लोकल सपोर्ट वहाँ पे मिली है, वहाँ पे सिविलियन सपोर्ट मिली है, जिस वजह से एक बहुत बड़ी कामयाबी, एक टेक्निकल कामयाबी। दूसरी, इतने बड़े एनकाउंटर में कोई भी, जिसे हम कोलेटरल डैमेज कहते हैं, वो नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी टेक्निकल कामयाबी है। हालांकि
छिटपुट इंजरीज हैं किसी जवानों को, लेकिन जिस प्रकार से 9 टेररिस्ट जहाँ पे गिरते हैं, जहाँ पे आमने सामने एनकाउंटर चलता है, गोलियाँ चलती है, वहाँ पे यहाँ की सेना के किसी भी सिपाही पे कोई ऐसी बात नहीं आई जहाँ पे आज हमें पछताना पड़ता। ये दूसरी बड़ी कामयाबी है। कहीं न कहीं मैं इसको इस नज़रिए से देख रहा हूँ कि कश्मीर का नौजवान या कश्मीर का सिविलियन किसी मात्रा में, किसी परसेंटेज में अब इसकी फ्यूटिलिटी समझ चुका है, मिलिटेंसी की फ्यूटिलिटी समझ चुका है। और यही कारण है कि आज आर्मी की रिक्रूटमेंट के लिए 10,000 आवेदन पत्र आ चुके हैं कश्मीर में। तो इस चीज़ को टेक्निकल नज़रिए से देखा जाए तो एक बहुत बड़ी जीत है। एक हार्डकोर एरिया में वहाँ पे भी अब मिलिटेंट्स को मारा जा रहा है। शोपियां के रेबन और पंजूरा में बिल्कुल ही गढ़ है, वहाँ पे इनका मरना सिविलियन सपोर्ट के बाद ही ये संभव है, अन्यथा वहाँ पे ये टेररिस्ट नहीं मारे जाते। तो ये एक बहुत बड़ी टेक्निकल जीत है। देखिए, टेररिस्ट मरना न्यूज़ हो सकती है, मिलिटेंट मरना एक न्यूज़ हो सकती है, लेकिन मिलिटेंट ये कोई पहली बार नहीं जुनैद साहब आज मरे। मिलिटेंट्स 1989 से मरते आ रहे हैं और बहुत बड़ा आंकड़ा अभी हम 88 को माने कि बहुत बड़ी हमने जीत हासिल की है। मैं अभी इसको इस नज़रिए से नहीं देखता हूँ। यहाँ पे ऐसे भी आपको मैं आंकड़े बताऊँगा। मैं इसको बड़ा माइन्यूटली ऑब्ज़र्व करता हूँ। जब पूरा हिजबुल मुजाहिदीन का 6,000 कैडर होता था, 6,000 कैडर होता था, और ऐसा भी कोई ईयर्स, ऑपरेशनल ईयर्स रहे हैं 3600 ऑपरेटेड मिलिटेंट्स जम्मू कश्मीर में रहे हैं। आज तो आंकड़ा 250 के आसपास रहता है सर, आज तो वो आंकड़ा नहीं है। तो उस टाइम भी 2-2 हज़ार मिलिटेंट्स मरे हैं। तो दैट डजंट मीन्स कि हमने ख़त्म कर दिया। मिलिटेंट मरा है, जो फौजी वहाँ पे लड़ रहा है, जो सिपाही वहाँ पे लड़ रहा है, बहुत बड़ी जीत है। लेकिन इसे मैं तब बहुत बड़ी जीत मानूंगा जब हम मिलिटेंसी को ख़त्म करेंगे। अभी मिलिटेंट मार रहे हैं, मिलिटेंट 30 सालों से मरते आ रहे हैं, लेकिन मिलिटेंसी अभी नहीं मरी है। जब हम मिलिटेंसी को मारेंगे फिर हमें संपूर्ण जीत, जिसे हम कहते हैं कंप्लीट विजय जिसे हम कहेंगे, वो होगी। तो मिलिटेंट मरना अभी बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं है। जब तक ना हम मिलिटेंसी को मारें तब तक तो ये सुनील जी, एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा। डोडा में एनकाउंटर हुआ और कश्मीर का मिलिटेंट जो है डोडा में मारा गया। उसके बाद एक एनकाउंटर कालाकोट में हुआ है। अभी तक उसकी जो है आइडेंटिटी जो है वो कंफर्म नहीं हुई है कि वो आतंकवादी कौन था, पाकिस्तानी था, कश्मीर से था, कहाँ पे था। ये पीर पंचाल क्रॉस करना शुरू कर दिया है कि आतंकवादियों ने। क्या आप ये मान लें कि आहिस्ता आहिस्ता अब डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ वहाँ पर भी रिक्रूटमेंट होना शुरू हुई है? चूँकि आप वहाँ के निवासी हैं, आपने आतंकवाद को बड़े करीब से देखा है, लड़ा भी है। तो इस समय जो आपके अपने लोग हैं जिनके साथ आप कांटेक्ट में रहते हैं, वो क्या कह रहे हैं, और आप इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं कि कश्मीर का एक आतंकवादी जो है वो डोडा में मारा गया है? देखिए जुनैद साहब, एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूँगा। मिलिटेंट्स ने अपनी स्ट्रेटजी बदल दी है। इनका जो बेस पाकिस्तान में है वो भी बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं और बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद वो नेक्स्ट फर्दर स्ट्रेटजी तैयार करते हैं। पहले अर्ली 90s में इनका जो प्लेटफार्म जो वेस्टर्न था वो नॉर्थ कश्मीर होता था और वहीं से उन्होंने ऑपरेट किया पूरी स्टेट को। और इवन पीर पंचाल, ये हमारा सारा डोडा जितना भी पहाड़ी बेल्ट था, सारा नॉर्थ से ऑपरेट होता था। धीरे धीरे वहाँ पे कम हुआ और इनका शिफ्ट जो हुआ कुछ सेंट्रल कश्मीर में हुआ बीच में, और अभी कुछ समय से बिल्कुल कंप्लीटली साउथ कश्मीर में चल रहा है। जब ये नॉर्थ कश्मीर में चल रहा था, ऑपरेट वहाँ से हो रहा था, तो अर्स्टवाइल डोडा या पीर पंचाल का जितना भी एरिया था, इस एरिया में मिलिटेंट्स की तादाद भी थी और लोकल भी मोटिवेटेड थे और वो ऑपरेट भी करते थे। लेकिन चूंकि वीडीसीज, एसपीओज, सेना जितनी भी फोर्सेस थी इनके पीछे लगी और यहाँ से खदेड़ा, तो बीच में एक ऐसा टाइम आया जब थोड़ा सा इनका डाउनफॉल हुआ। मैं आपको ये कहना चाहूँगा 2007 या 8 के बाद 2015 तक इनको बिल्कुल बैकफुट पे लाया गया और बिल्कुल शांत एरिया हमने जम्मू प्रोविंस को माना। लेकिन जुनैद साहब, जो ही इनको बिल्कुल जड़ से ख़त्म करने की कोशिश दोबारा शुरू हुई, खासकर मोदी जी की गवर्नमेंट आने के बाद, तो पाकिस्तान ने एक नई स्ट्रेटजी डेवलप की। अब दोबारा से वो जवाहर टनल से इधर मिलिटेंसी को नए बीज बोने की कोशिश कर रहा है, ताकि यहाँ पे जो दोनों कम्युनिटीज़ हैं, खासकर हिंदू और मुस्लिम,
इसको यहाँ पे कम्युनल क्लैशेस इजीली मिल जाते हैं और एक भी किलिंग के बाद सारा स्टेट नहीं पूरा एंटायर देश डिस्टर्ब होता है। इस स्ट्रेटजी को दोबारा से उसने अडॉप्ट किया है और साउथ कश्मीर से इसने अपना फोकस धीरे धीरे इस जम्मू प्रोविंस में करना शुरू कर दिया। इसकी एग्जांपल मैं आपको 2018 की घटना में दिलाना चाहूँगा, जब किश्तवाड़ में बहुत बड़े हमारे साथी लीडर की किलिंग होती है और उसका जो तार जब जुड़ा, अभी पूरा वो खंगाला गया जांच, तो कहीं न कहीं इसकी भी पुलवामा तक वो तार जुड़ती है। और अभी जो ये कालाकोट में मुझे लगता है कि जो ये एनकाउंटर हुआ है, ये तो खैर इसे ये तो इन्फिल्ट्रेशन का मानते हैं, तो कहीं न कहीं इन्फिल्ट्रेशन के बाद उनका जो डेस्टिनी है वो कहाँ है, वो अब जम्मू प्रोविंस से कुछ राजौरी पुंछ में है और कुछ अर्स्टवाइल डोडा में है। ये फोकस एक चीज़ आप समझना चाहूँगा कि 2013 में भी हमने देखा और उसके बाद लगातार एक चीज़ जो देखने में आ रही है, डोडा नहीं, भद्रवाह नहीं, रामबन नहीं, बानिहाल नहीं, उधमपुर नहीं, बल्कि किश्तवाड़ जो है ऐसा लगता है कि आतंकियों के मैप पर है। और पिछले दिनों वहाँ बहुत बड़ा नेटवर्क जो है आतंकियों का, उस नेटवर्क को तोड़ा है वहाँ जो नए एसएसपी हैं। आपसे समझना चाहूँगा कि किश्तवाड़ में ऐसा है क्या, और ये बार बार किश्तवाड़ को टारगेट करने की कोशिश क्यों की जाती है? जुनैद साहब, आप बहुत इजीली समझ पाएंगे क्योंकि आप खुद वहाँ से हैं। किश्तवाड़ इसलिए टारगेट पे रहता है इनके, एक तो इनके एडजॉइनिंग में है, कश्मीर अनंतनाग का बॉर्डर किश्तवाड़ के साथ मिलता है। सिंथन क्रॉस किया तो किश्तवाड़ का छात्रो एरिया आता है, तो बड़ा इजीली ऑन फुट भी इसको क्रॉस करते हैं। और जो वो एरिया है जहाँ से क्रॉसिंग होती है वो इतना टफ टीरेन है, इतने जंगल्स हैं जो इजीली यहाँ पे आ सकते हैं। उनको कोई गाड़ी पे नहीं चलना है, उनको कोई नाकाज नहीं पास करने। एक दूसरा जो एक सांस्कृतिक सीमा समझ रहे, कल्चरल बॉर्डर, वो किश्तवाड़ ही है। उसके बाद एक नया कल्चर होता है जिसको कहीं न कहीं प्रभावित किया है पाकिस्तान के कल्चर ने, और ये वाला जो कल्चर है यहाँ पे प्रभाव करने की कोशिश, जब भी वो जम्मू प्रोविंस में एंटर करने की कोशिश करता है तो वो प्रहरी किश्तवाड़ है, वो वहाँ पे सीमा का जो प्रहरी है वो किश्तवाड़ है, इसलिए उसको किश्तवाड़ से लड़ना पड़ता है। किश्तवाड़ में बहुत ही राष्ट्रवादी लोग हैं, राष्ट्रवादी जनता है, नॉट ओनली फ्रॉम वन कम्युनिटी, अक्रॉस द कम्युनिटी। मैं दावे के साथ कहता हूँ जितना भी आतंकवाद को नुकसान हुआ है सबसे ज़्यादा मुस्लिम कम्युनिटी ने किया है। आज भी अगर आप देखेंगे, अगर पंजूरा का ही ऑपरेशन आप देखेंगे तो उन टेररिस्ट को मारने वालों में जब एसओजी के नाम लिखेंगे देखेंगे, उसमें भी कोई आफ्ताब होगा, कोई असगर होगा, कोई अरशद होगा, तो उसका मतलब है कि कहीं न कहीं राष्ट्रवादी लोग अभी हैं। तो ठीक है, मैं किश्तवाड़ में सिर्फ भारत माता की जय बोलता हूं तो मैं राष्ट्रवादी हूं, लेकिन कोई अरशद ऑपरेशन लड़ रहा है, वो उन टेररिस्ट को मार रहा है, खुद भी गोली खा रहा है, तो अक्रॉस द कम्युनिटी किश्तवाड़ में राष्ट्रवाद है, नेशनलिज्म है। उस नेशनलिज्म को प्रभावित करने के लिए, अपने उस सांस्कृतिक प्रभाव का और बोलबाला बढ़ाने के लिए वो जम्मू प्रोविंस में एंटर करना चाहते हैं, जहाँ पे उनका वहाँ का जो सीमा का प्रहरी है वो किश्तवाड़ी है, वो किश्तवाड़ की जनता है, वो गोली खा रहे हैं, वहाँ से हट नहीं रहे हैं, माइग्रेट नहीं हो रहे हैं, इसलिए किश्तवाड़ में ही अभी वो जूझ रहे हैं। जब कभी वो सफल होंगे, ऐसा तो कभी होगा नहीं, तो फिर वहाँ से आगे निकलने की कोशिश करेंगे, इसलिए किश्तवाड़ उनके टारगेट पे रहता है। सुनील, जैसे आपने कहा किश्तवाड़ उनके टारगेट पे रहता है, पूरे इलाके को अगर देखा जाए, पूरे अर्स्टाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा पर अगर हम एक नज़र दौड़ाते हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि क्या वहाँ भी युवा रेडिकलाइज हुए हैं क्या? क्योंकि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में सूरत हाल क्या है? क्या आपको कभी ये डर, ये खौफ लगता है कि दोनों कम्युनिटीज़ में ऐसे नौजवान हैं कि अगर छोटी सी बात होगी, एक मामूली सी चिंगारी आग का काम कर सकती है? तो आप क्या देखते हैं दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में मुसलमानों में रेडिकलाइजेशन कितनी है और उसके काउंटर में क्या कुछ हो रहा है, वो समझना चाहूँगा। देखिए, एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है जुनैद साहब, रेडिकलाइजेशन का ग्राफ बढ़ रहा है, इसे मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, और उसको बढ़ाने के लिए उसका दोषी मैं सोशल मीडिया को मानता हूँ। इसके एडवांटेजेस भी हैं, बहुत आदमी इन्फॉर्मेटिव रहता है, बहुत जानकारी रहती है, हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, बट जितनी इसके थ्रेट्स भी हैं,
जितनी इसकी वजह से परेशानियां बढ़ी है, उसमें एक बहुत बड़ा कारण जो है रेडिकलाइजेशन का भी है। जिसको जो मर्जी आए, बेलगाम लोग ऐसे चल रहे हैं, शाम को बेड पे बिस्तर पे बैठे बैठे ही मतलब पूरा वॉरियर बन जाता है, पूरा जंगजू बन जाता है। और इस प्रकार से इसको फॉलो अप किया जाता है। आज हर छोटे नौजवान के पास मोबाइल है, और ख़ासकर जो रेडिकलाइज हो रहा है वो 13 to 18, 13 से 18 के बीच में नौजवान जो है, जो बिल्कुल एक ऐसी मिट्टी की तरह होता है जिसको जो शेप दी जाए वो मिल जाती है। तो ऐसे लीडर्स यहाँ पे तैयार हो रहे हैं जो रीजनलिज्म पे, जो रिलीजन पे प्रवोक करने की कोशिश करते हैं। बार बार इतना प्रवोक किया जाता है जो रेडिकलाइज होता है। तो इसके लिए मैं बहुत बड़ा दोषी और बहुत बड़ा कारण सोशल मीडिया को मानता हूँ, जिस वजह से रेडिकलाइज हुआ है, और हमारा डोडा अर्स्टवाइल भी इससे बचा नहीं है। ये बिल्कुल, इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन जिस प्रकार से अभी कोशिशें जारी हैं, सरकार की हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की है, जो रेडिकलाइजेशन है उसकी डाइल्यूशन हो जाए, वो वीक हो जाए, और लोग अच्छे अच्छे कार्यों में लगें, कहीं एम्प्लॉयमेंट में लगें, कभी दूसरे काम में लगें, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा ही आवश्यक स्टेप होगा। अभी बहुत जो रेडिकलाइजेशन बढ़ रही है, एक तो सोशल मीडिया के माध्यम से इसको स्टॉप किया जाए और इसकी पैनी नज़र रखी जाए। बहुत कम तादाद में ऐसे लोग होते हैं, बहुत कम संख्या में ऐसे लोग होते हैं जो ये बेलगाम होकर समाज को ख़राब करते हैं। इन बेलगाम लोगों को बिल्कुल कसा जाना चाहिए, PSA लगा के। बाकी जितने भी कानूनी प्रावधान हैं उनके अंदर बुक करके ऐसे लोगों को रोका जाना चाहिए, और यहाँ का समाज मिलजुल के विविधताओं में एकता, ये जो भारत की संस्कृति है और भारत की पहचान है, इस विविधता के बगैर हम अधूरे हैं, और इस विविधता के बगैर भारत की पहचान अधूरी है। ये कंसेप्ट लेके जब तक ना हम आपस में मिलजुल के इस तरक्की में लगें, तब तक तो ये रेडिकलाइजेशन की चीज़ें बढ़ती रहेंगी। सुनील जी, डिस्ट्रिक्ट डोडा में, पर्सवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा में ये भी देखने को मिला एक समय में कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो राजनीतिक पार्टियों के साथ जुड़े हुए हैं और राजनीतिक पार्टियों में इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर भी रहे हैं, वो आतंकवाद में सम्मिलित थे। उनके खिलाफ बाज़ाब्ता FIRs लगी, और CID ने बाज़ाब्ता अपनी रिपोर्ट्स में लिखा कि उनमें से कई लोगों ने अपनी गाड़ियों में आतंकवादियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया, अपने घर में शरण दी। जानना चाहूँगा आपसे कि आज सरकार को किस चीज़ की परेशानी है इन लोगों के खिलाफ। NIA की कुछ नेताओं को बुलाती है, लेकिन बाकी जो नेता जिनके सबूत हैं, CID की रिपोर्ट्स हैं, उनके खिलाफ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, और क्या आपको क्या लगता है कार्रवाई करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है इन हालात में? जुनैद साहब, जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ी दुकान आतंकवाद की है जो यहाँ के राजनेताओं ने चलाई। बहुत सारे राजनेता बिल्कुल पूर्ण रूप से सम्मिलित रहे हैं काफ़ी ज़्यादा घटनाओं में। आपने देखा होगा कश्मीर के कुछ ऐसे लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, इवन मिनिस्टर्स, सिटिंग मिनिस्टर्स तक इन्वॉल्व रहे हैं। अर्स्टवाइल डोडा के भी इन्वॉल्व रहे हैं। तो कहीं न कहीं एक जो इन्होंने मैकेनिज़्म खड़ा किया था, इसी के दम पे नौजवानों को गुमराह करके, उनको गलत कामों में उलझा के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते थे। उसको राजनीति में मुझे ये कहने में कोई परहेज़ नहीं होगा, आदरणीय मोदी जी के आने के बाद कहीं न कहीं रोक लगी हुई है। आपने देखा होगा, देखिए सर, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जम्मू कश्मीर के सामने थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स मोदी जी के सामने थी जम्मू कश्मीर को लेके, आतंकवाद को लेके, यहाँ पे पाकिस्तान का जो बॉर्डर लगता है, इन्फिल्ट्रेशन को लेके, सीज़ फायर को लेके। तो ये सारी चुनौतियों का सामना करते हुए बहुत सारे लोगों को अभी शिकंजा भी कसा है, लेकिन काफ़ी ऐसे राजनेता अभी बाहर हैं, इसमें कोई शक नहीं, जिसमें अर्स्टवाइल डोडा के भी हैं। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे जब तक न सारा एविडेंसेस कलेक्ट हों, जब तक न सारे एविडेंसेस हों, इन पे लगाम लगेगी, और आने वाले दिनों के लिए, आने वाले भविष्य के लिए ऐसा कोई राजनेता न मिले जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में शामिल हों। उसके लिए पूरी तैयारी मुझे लगता है कि सरकार कर रही है और आगे भी करेगी। तो आपने जो प्रश्न किया कि ऐसे लोगों को लगाम लगाने की आवश्यकता, मैं कहता हूँ बिल्कुल, डेफिनेटली, और बहुत जल्दी। हाँ, हम मानते हैं कि सारी एजेंसीज़ के सामने चुनौतियां बहुत है। अभी जैसे चाइना की प्रॉब्लम है, वहाँ से नेपाल की प्रॉब्लम है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुत ही लिमिटेड टाइम मिलता होगा इन नीचे लेवल तक का ये रिव्यू लेने में। लेकिन कहीं न कहीं उनकी क्लियर कट डायरेक्शन है कि जिन लोगों ने भी ऐसा आज तक किया है, देखिए, जिसका खून बहा है, जिसके घर से अर्थी निकली है और जिसके कारण निकली है, जो लोग मुलव्वस थे, चाहे वो आज 80 या 90
की उम्र में भी हों, उनसे भी हिसाब लेना चाहिए, क्योंकि इंसाफ वो चिता हमें मांग रही है, इंसाफ वो कब्र हमें मांग रही है। वहाँ से धीमी गति से बेशक कोई आवाज़ नहीं आती है, लेकिन कहीं न कहीं महसूस हम कर रहे हैं कि मुझे इंसाफ दो, और जो लोग इसमें मुलव्वस थे, सम्मिलित थे, उनको फांसी के फंदे तक पहुंचा के तब उनको शांति मिलेगी। मुझे लगता है कि ऐसा हमें करना चाहिए, और सरकार कर भी रही है, स्पीडी और तेज़ी से करना चाहिए। सुनील जी, जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी, जिन्हें आतंकवादियों ने मौत के घाट उतारा, वो चाहे किसी भी समुदाय से ताल्लुक़ रखते हों, सिलसिला शुरू 1995 में हुआ और 2005 तक ये सारा सिलसिला जो है डोडा, अर्स्टवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा में ये सारा सिलसिला चलता रहा। कश्मीर की बात फ़िलहाल मैं नहीं करूँगा, फ़िलहाल सिर्फ मैं अपने आप को सीमित रखूँगा डोडा तक। हज़ारों नौजवान जो है वो शहीद हुए। उनकी शहादत के बाद भारतीय जनता पार्टी ने वो भी समय देखा कि आपकी सरकार जम्मू कश्मीर में बनी और आपने सरकार 3 साल, साढ़े 3 साल चलाई, लेकिन उन लोगों को ना तो याद किया जाता है, ना उनकी याद में कहीं कोई मेमोरियल नज़र आता है, और ना ही आप लोग, जिन्हें मैं ये कहूँगा कि जिन लोगों की कुर्बानी के बाद आप लोग सामने आए हो, आप लोगों को भी उनका ख्याल नहीं आया कि कम से कम वीडीसी में काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं, मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, जिनके पास आज भी पहनने के लिए चप्पल है, जूता नहीं है। तो आपसे जानना चाहूँगा कि आखिरकार वजह क्या है? क्या इनको आप सन्स ऑफ द लेसर गॉड कहते हैं कि इस इलाके के लोग ठीक है, इनका कोई खाता नहीं है, हमें इन्हें ज़्यादा याद करना नहीं है? जुनैद साहब, 3 मेजर पार्ट से हमारे अर्स्टवाइल डोडा के, जहाँ पे बहुत ज़्यादा शहादतें हुई है, और भी हैं, लेकिन किश्तवाड़, भद्रवाह और डोडा, साथ में रामबन भी है। लेकिन अगर हम इसी पार्ट को लेते हैं, अगर हम इसी की बात करते हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों ने कुर्बानी दी है। आज यदि वहाँ की जनता बिल्कुल चैन से वहाँ पे है, तो केवल उन शहादतों के कारण है, केवल उनकी कुर्बानियों के कारण है। इसको मैं खुले दिल से एक्सेप्ट करता हूँ, और पूरी श्रद्धा के साथ उन शहीदों के प्रति जो हमारे मन में एक श्रद्धा है, उसको भी प्रकट करता हूँ। जो बात आपने कही कि कोई मेमोरियल नहीं है, आपको शायद ध्यान में नहीं है, भद्रवाह में भी एक मेमोरियल शहीदों का बना है, किश्तवाड़ में भी बना है, लेकिन वो अभी अधूरा है। चूँकि थोड़ा सा डिस्प्यूट कुछ लोगों ने वहाँ पे डाला, वहाँ पे हमारे यहाँ के MLC रमेश अरोड़ा जी ने अपनी CDF से 10 लाख रुपया मेमोरियल के लिए दिया था। तो वहाँ पे चौक में उसकी पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, इवन पूरा मेमोरियल टाइप बना। अब जब स्तंभ लगाना था, तो स्तंभ लगाने के लिए कुछ लोगों ने वहाँ पे डिस्प्यूट खड़ा किया, जो कानूनी लीगली उन्होंने थोड़ा सा डिस्प्यूट पैदा किया, जो थोड़ा सा हेल्ड अप हुआ है। तो ऐसी बात नहीं है, वहाँ पे भी है। और मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि आप जिस प्रकार से कहते हैं कि याद नहीं किया जाता है, 10 मई हर साल प्रति वर्ष किश्तवाड़ में तमाम ऐसे शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है। हमें जम्मू में नहीं करना चाहिए। 7 जून भद्रवाह में तमाम ऐसे शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है। 6 दिसंबर डोडा में तमाम ऐसे शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है। इसमें पूरा संगठन लगा है। ठीक है, जम्मू में भी देनी चाहिए, लेकिन नहीं, मतलब पहाड़ों के लोग पहाड़ों तक सीमित रहेंगे, और केंद्र की जब बात होगी, जब केंद्र में बात होनी होगी, मतलब सेंटर में जब बात होनी होगी, सेंटर में बात डोडा की नहीं होगी, सेंटर में बात रामबन की नहीं होगी, इन पहाड़ी लोगों की बात नहीं होगी, जो आज भी इस समय भी, जब 21वीं सदी में दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, आज भी खच्चरों पर उनके घरों में जो है आटा चावल जाता है, और गुर्बत है, आज भी कच्चे मकान हैं। तो क्या वजह है? मतलब ठीक है, आपका पॉइंट मैं बहुत ही तारीफ़ करता हूँ इस बात की। जब से आपने थोड़ा सा ये संभाला है मीडिया, तो मैं बहुत बार आपको सुना हूँ कि डोडा, पहाड़ी, गरीब, इनके लिए आप हमेशा प्रोजेक्ट करते रहते हैं, और हमें खुशी होती है कि हमारे एरिया का कोई ऐसा नौजवान काबिल तरीन जो इन चीज़ों को हाईलाइट करता है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन जुनैद साहब, एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, हमारे संगठन का जितना जहाँ तक तल्लुक़ है, मैं बहुत छोटा था, उम्र में 20-22 साल का। एक बहुत बड़ी घटना घटी हमारे उधर धार पे, शिरोड धार एक जगह थी। तो 20-21 लोगों को वहाँ पे मारा गया, एक समुदाय के लोगों को। तो हेलीकॉप्टर्स आए, कर्फ्यू लगा था, तो हिंदुस्तान का गृह मंत्री, हिंदुस्तान का रक्षा मंत्री, DGP, गवर्नर, ऐसे लोगों को हमने देखा है।
मुझे उस वक़्त मिलने का मौका मिला है ऐसे तमाम लोगों से, ऐसे तमाम महानुभावों से। दक्षिण में कांड होता है, 8 लोगों को मारा जाता है, कयाड़ नाला एक बहुत पीछे, आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो जॉर्ज फर्नांडिस साहब वहाँ अंदर पहुँचे हेलीकॉप्टर लेके। अभी अभी रिसेंट जब ये घटना घटी माननीय अनिल परिहार जी की, तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जगत प्रकाश नड्डा जी दिल्ली से आए, राम माधव जी आए। तो ऐसी बात नहीं कि सेंटर याद नहीं करता है। आदरणीय मोदी जी ने अपनी कठवा की स्पीच में श्रद्धांजलि दी चंद्रकांत जी को, अनिल जी को, अजीत जी को, राजेंद्र जी को। तो ऐसी बात नहीं है कि याद नहीं करते। और हमारा संगठन तमाम ऐसे लोग आज भी उन घरों के साथ कांटेक्ट में हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है सुनील जी, आपसे जानना चाहूँगा कि विलेज डिफेंस कमेटी के लोग जिन्होंने अनथक कुर्बानियाँ दी और प्रहरी बन के गाँव में भी खड़े रहे, शहरों में भी खड़े रहे, जिन लोगों ने आतंकवाद के साथ लोहा लिया, जानना चाहूँगा कि रिजर्वेशन सबको मिल रही है, किसी को ख्याल नहीं आया कि ये तो ना तो इतने ट्रेंड थे, ना पुलिस की तरह क्या कहते हैं ट्रेंड थे, ना आर्मी की तरह ट्रेंड थे, गरीब लोग थे और चमड़े का जूता पहनकर उन लोगों ने आतंकवादियों का मुकाबला किया। और मैंने वो स्टोरी भी की थी, चप्पल पहन के जो है वो लोग आतंकवादियों के पीछे भागते थे और पूरी पूरी रात ड्यूटी देते थे। तो आपसे जानना चाहूँगा कि आपको नहीं लगता कि जब आपने 5% कहा कि इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड लोगों को फलां को रिजर्वेशन अगर 1-2% इनको भी दे देते तो सलाम होता इनकी उन कुर्बानियों को। वैसे मुझे लगता है जब मैं उनसे बात करता हूँ तो बहुत लंबी कहानी है, उस पर अभी बात नहीं करूँगा, फिलहाल सिर्फ इस पर। जुनैद साहब, मैं मुबारकबाद दूंगा। आप बीइंग अ मुस्लिम जर्नलिस्ट जिस प्रकार का आप मतलब बात रखते हैं तो ये काबिल तारीफ़ है, इसमें कोई शक नहीं। वरना वीडीसीज़ की बात बहुत कम लोग करते हैं। मैं बहुत नज़दीक से वीडीसीज़ को जानता हूँ, इनके साथ उठा बैठा हूँ, एसपीओज़ के साथ। बहुत देर पहले एक मिलिटेंट का इंटरव्यू लिया गया था, शायद वो सरेंडर्ड था या एप्रीहेंडेड था। तो उसे जब इंटरव्यू लिया गया किसी जर्नलिस्ट ने, तो उसे कहा कि भाई तुमको किस फोर्स से सबसे ज़्यादा डर लग रहा है, आर्मी, बीएसएफ, सीआरपी? तो उसने कहा नहीं, हम सबसे ज़्यादा अगर डरते हैं तो वीडीसीज और एसपीओज से। उसे कहा क्यों? कहते हैं कि जब ये पीछे दौड़ते हैं मिलिटेंट के पीछे, कोई पोजीशन नहीं लेते हैं, कोई नहीं तो जो ट्रेंड जवान होता है वो लेट के पोजीशन लेके फायर करता है, कहाँ पे करना है, कैसे करना, उस तरीके। ये चप्पल में भागते हैं, बर्फ़ पे भागते हैं, जूता लगा हो, स्वेटर लगी हो, नहीं लगी हो, बीपी डाला हो, नहीं डाला हो, कुछ भी नहीं, तो आके पड़ जाते हैं और मार के चले जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा डर इनको वीडीसीज और एसपीओज को का लगता था। और मैं ये मानता हूँ एंटायर डिस्ट्रिक्ट डोडा में अगर मिलिटेंसी का खात्मा किया वीडीसीज और एसपीओज ने किया, तो कहीं न कहीं ये एक बहुत बड़ी हमें देन है वीडीसीज और एसपीओज। तो ठीक है, काफ़ी समय से इनकी बातों को हमने हाईलाइट किया, कुछ हद तक तो अभी समाधान भी हुए। जैसे आज आप देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत डिग्निफाइड उनका ऑनरेरियम भी मिल रहा है। एक बंदे को 18,000 रुपया, जिसकी अबाउट 12 ईयर्स सर्विस है उसे 18,000 रुपया मिलता है, नहीं 15 ईयर्स सर्विस के बाद। और जिसकी 10 साल है तो उसको 12,000 मिलता है, जिसकी 5 साल है उसको 6,000 मिलता है। तो वो 18,000 8 लोगों में 18, चूंकि एक वीडीसी में 3 लोग होते हैं, 18 मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड डिवाइडेड बाई 8, 8 लोग हैं, 3 को सैलरी मिलती है और 8 में डिवाइड होती है। तो ऐसे 54,000 डिवाइडेड बाई 8 लगभग 8-9 हज़ार रुपये के आसपास मिलता है, जो बहुत कम है। जहाँ पे बाकी लोगों को सुविधाएं भी हैं, इनको वो भी नहीं है, कोई यूनिफॉर्म भी नहीं है। तो इस बात को हमने पूरा एक प्रेजेंटेशन बना के आगे इसको फॉरवर्ड किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा यदि किसी को कंसीडर किया जाएगा सुविधाओं के तौर पे या ऑनरेरियम के तौर पे, तो कहीं न कहीं वीडीसीज एसपीओज को किया जाएगा। ये मुझे पूरा यकीन है। आदरणीय मोदी जी की सरकार, श्री अमित शाह जी जो इस वक्त होम मिनिस्टर भी हैं, जिनके इसमें जुरिडिक्शन में ये चीज़ आती है, मुझे लगता है कि ये ज़रूर इनका सोचेंगे और इनका कोई न कोई हल निकालेंगे। अब बात करूंगा, ये तो आतंकवाद पर इतनी लंबी चौड़ी बात होगी। आखिर में आपसे ही जानना चाहूँगा 4G को लेकर कि 4G इसलिए नहीं है क्योंकि आतंकवाद है जम्मू कश्मीर में, और कहा यह जा रहा है कि जी हम आपको 4G दे देते क्योंकि यह आतंकवाद है।
2G चल रहा है, लेकिन 2G पर भी एनकाउंटर भी हो रहे हैं और आतंकवादियों की जो गतिविधियां वैसे ही चल रही हैं जैसे नॉर्मल रूटीन में गतिविधि उनकी होती थी। तो आपसे जानना चाहूँगा कि आपको नहीं लगता कि इसको सिक्योरिटी के साथ जोड़कर इतने लंबे समय से इतनी गरीब स्टेट को 4G से वंचित रखना सही नहीं है? जुनेद साहब, जब सिक्योरिटी की बात की जाती है तो मेरा ऐसा मानना है ये बहुत ही एक कॉन्फिडेंशियल इशू होता है, सिक्योरिटी से चीज़ों को जोड़ना। और जो लोग इसमें लगे हुए हैं, चाहे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, आर्मी है, इंटेलिजेंस हैं, बाकी लोग हैं, वो पूरा इसका विश्लेषण करते हैं, पूरा एनालिसिस करते हैं कि क्या क्या थ्रेट्स हैं। सिर्फ एनकाउंटर्स की थ्रेट नहीं, या मेरी कोई लोकेशन ट्रेस करे या किसी की कोई लोकेशन ट्रेस करे, सिर्फ उस चीज़ के लिए नहीं, बाकी भी लॉ एंड ऑर्डर की थ्रेट्स जो हैं। देखिए, आपने देखा होगा जब से ये खुला है, 2G भी खुला है, आप देख रहे होंगे कितनी प्रॉब्लम्स खड़ी कर रहे हैं कुछ लोग। तो कहीं ना कहीं 4G से और ज़्यादा हो सकती है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो सकता है। और देखिए, एनकाउंटर्स में सिर्फ हम 4G को ही नहीं माने कि भाई 4G से ही हमें इनपुट मिलेगा। ह्यूमन इंटेलिजेंस सबसे बड़ी बात है। आज भी अगर एनकाउंटर हुआ तो ह्यूमन इंटेलिजेंस से हुआ। अगर हम कंपेयर करते हैं कि जब 4G था तब कितने मिलिटेंट मरते थे या नहीं मरते थे, तो ये मुझे लगता है कि उन लोगों का प्रश्न है जो थोड़ा सा ज़्यादा इन्वॉल्व है। लेकिन हम भी एनालिसिस करते हैं इन चीज़ों का, मैं भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता हूँ इस सिक्योरिटी के इश्यूज़ को लेके। तो कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं रहना चाहिए, 2G 4G ऐसा वो तो चलेगा ही। लेकिन पार्टी के तौर पर आपका मत क्या है? पार्टी के तौर पे मेरा मत है कि 4G सारी चीज़ों को एनालिसिस करके, विश्लेषण करके खोल देना चाहिए। जहाँ पे शांति है, जहाँ पे बिल्कुल शांत है, जैसे जम्मू प्रोविंस है, यहाँ 4G खुल जाना चाहिए, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। या कश्मीर के भी कुछ ऐसे भाग हैं जहाँ पे हमें पूरा देख के 4G खोलना चाहिए, तो वहाँ पे भी खोल देना चाहिए। तो इससे रिलेट ही करें इसी चीज़ को, तो उसी पे हम निर्भर नहीं रह सकते हैं, आखिर कभी न कभी खोलना है। बिल्कुल सही बात है। एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है, 1.25 लाख के करीब मुलाजमीन हैं जो एडहॉक, कॉन्ट्रेक्चुअल, कंसोलिडेटेड जो है अलग अलग वक्तों में लगाए गए हैं, और अब नई पॉलिसी आई है जिसमें क्लास 4 की आपने रिक्रूटमेंट करनी है, और आपने कहा डिस्ट्रिक्ट और डिवीज़न में डिस्ट्रिक्ट के लिए 10 नंबर देंगे, डिवीज़न के लिए 5 नंबर देंगे। आपसे जानना चाहूँगा कितना सही है ये कि 1.25 लाख के करीब लोग आपके पास है जिनको SRO 520 के तहत आपने रेगुलराइज़ करना है, आप उनको रेगुलराइज अभी तक नहीं कर पाए, 488 के करीब आपने किए हैं और 1.25 लाख अभी बाकी है। तो क्या आपको नहीं लगता वक्त आया है कि एक वाइट पेपर इशू किया जाना चाहिए ताकि लोगों को ये तो पता चले ये 1.25 लाख लोग ये सभी के सभी बैकडोर हैं? हालांकि अभी रेगुलराइजेशन इसलिए डिजर्व करते हैं कि 10 साल से ज़्यादा का समय इनको हो गया नौकरियां करते वक्त। क्या वाइट पेपर आप लोग इशू नहीं कर सकते? आप क्यों घबराते हैं इन पॉलिटिकल पार्टी से, बाकी पॉलिटिकल पार्टी से? कम पता तो चले लगाए किसने ये 1.25 लाख लोग, लगे कैसे, कौन, अगर मंत्री नहीं कम से कम कौन अफसर था, उसने कितने लगाए, एक आदमी ने 100 लगाए, 200 लगाए, लगे कैसे? एक बात मैं जुनैद साहब स्पष्ट करना चाहूँगा, मैं भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर का महासचिव हूँ। मैं सरकार में भी रहा, 3 साल मिनिस्टर भी रहा, और जब हम सरकार में थे तब हमारा अलग रोल है, जब हम सरकार से बाहर हैं, संगठन में हैं, हमारा रोल अलग रहता है। एक बहुत बड़ी विडंबना है, खासकर मीडिया या कुछ लोग जिस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, मैं सबके लिए एक उत्तर देना चाहूँगा कि उस चीज़ को क्यों भारतीय जनता पार्टी के जो संगठनात्मक दायित्व पे बैठा अधिकारी है उसी को हिट किया जाता है कि भाई आप क्यों नहीं करते। हम नहीं कर सकते। मैं एज ए सुनील शर्मा मैं एक फीडबैक दे सकता हूँ यहाँ की गवर्नर्स की एडमिनिस्ट्रेशन को या केंद्र की सरकार को। केंद्र की सरकार में भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, उनको हम एक फीडबैक दे सकते हैं, लेकिन हम कर नहीं सकते। ठीक। हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। ठीक। गवर्नर साहब हमारा नहीं है, सुनील शर्मा का नहीं है, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के महासचिव का कोई वो कंट्रोल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये गलत धारणा यहाँ पे पैदा की जाती है कि नहीं हम कहेंगे तो तब ऑर्डर होगा, ऐसा नहीं होता है। एक सिस्टम बना हुआ है। हाँ, जब हम सरकार में थे तब हमने डेली वेजर्स के लिए लड़ा, हालांकि बैकडोर अपॉइंटमेंट्स हैं, लेकिन अब सब बेचारे गरीब लोग हैं, उनका भी पालन पोषण इसी पे, रोजी रोटी चल रही है, उनके बच्चे पल रहे हैं इसी पे। तो हमने उसको ध्यान में रखते हुए उस इशू को उठाया और एक मैकेनिज्म खड़ा किया, SRO बना। इवन उनको रेगुलराइजेशन की भी बात चल रही थी, लेकिन जुनैद साहब असेंबली में जब ये बात आई तो 60,000 का आंकड़ा आया। जब इसको वो
करने बायोमेट्रिक नहीं, बायोमेट्रिक और करने की बारी आई तो 1.25 लाख से ज़्यादा होने लगा। तो देखिए स्टेट एक लिमिटेड बजट में चल रहा है, यहाँ पे हम सैलरी के लिए उधार मांगते हैं, हमारे पास सोर्सेज अभी तक यूटिलाइज नहीं हुए हैं जहाँ से हमें इनकम हो, तो कहाँ से आप 1.25 लाख नौकरियाँ एट ए टाइम दोगे? यहाँ तो आपने 7,000 या बाकी नौकरियों पे तो 202 एक बैरियर लगा के उनको सैलरी कम देते हैं ताकि फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस को हम मीट आउट कर सकें। तो कहाँ से 1.25 लाख नौकरियाँ आप एट ए टाइम प्रोड्यूस करोगे? तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज है, इसमें टाइम लगना है और धीरे धीरे ही होगा। तो जहाँ तक बात आती है, दोबारा से मैं कहूँगा, हाँ संगठनात्मक बात मैं आपको कर सकता हूँ। जिला अध्यक्ष हमारी इस वक्त जो संगठनात्मक एक्टिविटीज़ जो चलती हैं, जैसे इस वक्त हम वर्चुअल रैलीज़ कर रहे हैं, इस वक्त हम डिजिटल संवाद कर रहे हैं, इस वक्त हम फीड द नीडी, पीएम केयर्स, मास्क, इस चीज़ में हमारा ज़्यादा रोल रहता है। लेकिन एलजी साहब की उस कार्यशैली पे मेरा थोड़ी कोई रोल है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के स्टेट जनरल सेक्रेटरी सुनील शर्मा। आपने इनसे आतंकवाद के ऊपर इनकी साफ बात सुनी और आपने ये भी सुना कि डेली वेजर्स कंसोलिडेटेड वर्कर्स को लेकर इन्होंने ये कहा कि एसआरओ एक इन्होंने तैयार किया था जिसमें उनकी रेगुलराइजेशन का काम शुरू हुआ था, लेकिन उसके बाद सरकार इनकी नहीं रही, तो इस वक्त इनसे सवाल पूछना नहीं बनता। दीजिए इजाज़त, फिर हाजिर होंगे। आदाब।